किसान साथियों, कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है इस सप्ताह के कृषि कार्य, और इसके बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर बनवारी लाल जाट। आप कृषि वैज्ञानिक हैं, साथ ही साथ आप अध्यक्ष हैं कृषि विज्ञान केंद्र दौसा से। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राम राम किसान भाइयों। किसान साथियों, अगर आप कार्यक्रम में कोई प्रश्न करना चाहते हैं विषय से संबंधित, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए हमारे फ़ोन नंबर हैं 2704-999। हमारे दूसरे फ़ोन नंबर हैं 2704-098 और जयपुर का एसटीडी कोड है 0141। आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने प्रश्नों के जवाब जान सकते हैं। बनवारी जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय जो वर्षा की जो अतिवृष्टि हो रही है, तो जो खड़ी फसल है उनमें जो जल भराव हो चुका है, उसके लिए क्या किया जाए कि फसल खराब होने से बच जाए? वंदना जी, मैं बताऊं आपको, किसानों के खेत पानी से लबालब भरे हुए हैं। बहुत सी जगह पंजाब हरियाणा में तो खैर हालत ऐसी है, लेकिन अपने पूर्वी राजस्थान में भी ऐसी ज़्यादातर खेत ऐसे हैं जो पानी से भरे हुए हैं। और बाजरा, मक्का, इसके अलावा ग्वार में, तिल में, इनमें जल भराव के कारण काफ़ी सारा नुकसान भी हुआ है जी। किसान भाइयों, अगर आपके खेत में भी जल भराव की समस्या है तो सबसे पहले तो जो निचला हिस्सा है खेत का, उसके द्वारा एक जल निकास की नाली बना करके खेत में से पानी को बाहर निकालने की व्यवस्था करें। दूसरी बात, अगर आपके खेत में 2 दिन पानी भरा रह गया तो ग्वार हैं, तिल हैं, ऐसी फसलें हैं जो पीली पड़ जाती हैं। मक्का, बाजरा भी लंबे समय तक अगर जल भराव रहता है तो पीली पड़ जाती हैं। किसान भाइयों, अगर ऐसी स्थिति में आपने पानी निकाल दिया और फिर भी आपकी फसल पीली पड़ी हुई है, तो इसका मुख्य कारण होता है नत्रजन की कमी। जो जल भराव के कारण से जो नत्रजन है वो लीचिंग होकर के और नीचे ज़मीन में नीचे चला जाता है, पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाता है। इस कारण से अपने को खड़ी फसल में ऊपर से यूरिया का छिड़काव करना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में 200 लीटर का अपना ड्रम आता है किसान भाइयों, उसमें 6 किलोग्राम यूरिया घोल करके और अपन बाजरे की फसल में, मक्का की फसल में अगर छिड़काव करते हैं तो जो जल भराव के कारण जो पीलापन हुआ है वो भी ख़त्म होगा और आपके जो बाजरे की, मक्का की, इनकी जो फसल है उसकी पैदावार में भी बढ़ोतरी होगी। जी बनवारी जी, ये तो आपने बताया कि किस तरह से हम अगर बरसात का पानी ज़्यादा भर चुका है तो बाद में यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं और जो खड़ी फसल है उसको बचाया जा सकता है। अगर हम बात करें स्पेशल की मूंगफली की फसल और कपास की फसल के बारे में, उनमें अगर जल भराव हो जाए तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? किसान भाइयों, मूंगफली की फसल में भी जल भराव की स्थिति में पहला काम तो ये है कि निचले हिस्से से आपको जल निकास नालिका बना करके खेत में से पानी को बाहर निकालना है। मूंगफली में ज़्यादातर ये देखा गया है कि जड़ गलन और तना गलन का रोग भी पानी भरे हुए की स्थिति में होता है। तो अगर इस तरह से जड़ गलन का जो रोग दिखाई दे पानी भरने की स्थिति में, तो उन पौधों को निकाल करके अलग कर दें। और ऐसी स्थिति में बाविस्टिन या जो कार्बेंडाजिम है उसकी ड्रेंचिंग करें। 1 लीटर पानी में 1 ग्राम कार्बेंडाजिम डाल के, और जहाँ जहाँ जो गलन की समस्या है वहाँ पे अपन मोटी धार से स्प्रे करते हैं, तो जिससे वो जो गलन की समस्या है और दूसरी जगह नहीं फैलेगी और आपकी मूंगफली में पैदावार अच्छी रहेगी। बिल्कुल। आपने अभी जैसे कि रोग का जिक्र किया, तो जानना चाहेंगे आपसे कि बाजरे की अभी फसल जो खड़ी है उसमें एक रोग होता है अर्गट रोग। उस रोग के प्रकोप को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? किसान भाइयों, इस समय बाजरे में लगभग सिट्टे आ गए हैं, सिट्टे में दाने बन गए हैं। आपने देखा होगा कई तो बिल्कुल चमकीले दाने हैं, वो तो सही है, लेकिन कई जगह हरे हरे मोटे मोटे दाने और बन जाते हैं। वो रोग के लक्षण हैं, उसको हम अर्गट कहते हैं। और उसमें से एक गोंदनुमा पदार्थ भी निकलता है, चिपचिपा पदार्थ। किसान भाइयों, ये इस रोग के लिए अनुकूल मौसम रहता है जब बादल छाए रहते हैं 2-4 दिन तक, वातावरण में नमी रहती है, तो इस तरह के रोग है वो बहुत जल्दी से पूरे खेत में फैल जाते हैं। इसका प्रकोप नहीं हो, इसके लिए आपको हमेशा आपके खेत पे निगरानी रखनी पड़ेगी। और अर्गट जैसी बीमारी को देखते ही और उस खेत में आपको मैंकोजेब
जो दवाई है उसका स्प्रे करना पड़ेगा। 2 किलोग्राम मैंकोजेब 1000 लीटर पानी में मिला के 4 बीघा पक्का या 1 हेक्टर जो 10,000 स्क्वायर मीटर का एरिया है उसमें स्प्रे करते हैं और 10-15 दिन बाद में उसी स्प्रे को दोबारा रिपीट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो अर्गट की जो बीमारी है वो आपके खेत में ज़्यादा नहीं फैलेगी और अर्गट से बचाव होगा, आपकी बाजरे की पैदावार में बढ़ोतरी होगी। और बनवारी जी, अगर हम बात करें कि खरीफ की जो पछेती फसल की जो बुवाई होती है, साथ ही साथ अगर हम बात करें कि बारानी फसलों की दशा में अगर हम बात करें तो उसमें एक रोग होता है फड़का रोग। फड़का रोग के नियंत्रण के लिए क्या किया जा सकता है? किसान भाइयों, आप सबको पता है फड़का, जिसको आप लोकल भाषा में राम जी का घोड़ा, राम जी की गाय, जिस भी भाषा से में आप जानते हो, जो फसलें पछेती हैं जिसमें अभी सिट्टा बन रहा है, बना नहीं है, उसमें ये ज़्यादा नुकसान करता है। जो अगेती फसल है जिसमें दाना बन गया है, पक रहा है, उसमें तो कोई विशेष ज़्यादा नुकसान नहीं करता है, लेकिन पछेती बुआई की स्थिति में ये बाजरे में काफ़ी नुकसान करता है, क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण की जो जगह है, जो पत्तियां हैं, उन्हीं को ये खा करके बिल्कुल डंठल से फसल में बना देता है। तो इस तरह की जो अगर फड़के का प्रकोप आपको दिखाई देता है तो इमिडाक्लोप्रिड का जो चूर्ण आता है 25 किलोग्राम चूर्ण प्रति हेक्टर की दर से अगर अपन छिड़काव करते हैं तो इस फड़के को अपन दूर रख सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि ये सिर्फ खेत में ही छिड़काव नहीं करना। जो सींव डोले हैं जिसमें कि ये फड़का, अभी अपन पाउडर का छिड़काव करते हैं तो ये फड़का है वो डोले पे जा कर के जो भी घास पात है उसको खा के जिंदा रह जाता है। 2-4 दिन बाद में जैसे ही पाउडर का जहर का असर कम होता है तो ये फड़का वापस अपने खेत में आकर के और वापस बाजरे की पत्तियों को, मक्के की पत्तियों को खाना शुरू कर देता है, जिससे पैदावार में कमी होती है। तो आप खेत के साथ साथ में सींव डोले पर भी अगर इसका भुरकाव करेंगे पाउडर का, और मैं तो ये कहता हूँ आसपास के जो भी किसान भाई हैं, आपके जो भाई बंद हैं, वो अगर सब एक साथ मिलके करेंगे तो इस फड़के का नियंत्रण बिल्कुल आसानी से, सहजता से और प्रभावपूर्ण तरीके से किया जा सकता है। अन्यथा इसका नियंत्रण करना भी बहुत मुश्किल है। तो आप सामुदायिक प्रयास करके और इस फड़के को पाउडर का भुरकाव करके रोक, परस्पर मिलकर के इस पे नियंत्रण किया जा सकता है। बिल्कुल सही कहा बनवारी जी आपने। किसान साथियों, आप हमें कार्यक्रम में फ़ोन करके आप अपनी जो भी समस्याएं आपकी हैं खेती बाड़ी से संबंधित, आप उसका हल जान सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 2704-999, हमारे दूसरे फ़ोन नंबर है 27040908 और जयपुर का एसटीडी कोड है 0141। जानना चाहेंगे आपसे बनवारी जी, नींबू में एक रोग होता है कैंकट रोग, है ना। ऐसे में बरसाती मौसम में कैंकर रोग से बचने के लिए हमारे किसान साथियों को क्या करना चाहिए, ये आप हमारे किसान साथियों को बताएं। किसान भाइयों, इस समय नींबू में फलन हो रहा है और फलन के साथ साथ ही आपको कैंकर की निशानियां भी मिल रही होंगी। नींबू के फल में एक डेड स्पॉट बन जाता है, काले काले से धब्बे से बन जाते हैं। ये पत्तियों पे भी बनते हैं, तने पे भी बनते हैं और नींबू के फल पे भी बनते हैं। और जो नींबू का पौधा है वो, उसकी टहनियाँ ऊपर से सूख भी जाती हैं। तो जो टहनियाँ सूखी हुई हैं उनको तो आप ऊपर से जो सूखा हुआ पोर्शन है उससे भी 4 आंगल नीचे, 5 सेंटीमीटर नीचे से उसको स्टेनलेस स्टील के चाकू से काट दें और उसके बाद में वहाँ पे बोर्डो मिक्सर का पेस्ट लगा दें। और उसी बोर्डो मिक्सर को आप, अगर कैंकर की बीमारी दिखाई देती है तो उस पौधे पे, नींबू के पौधे पे इसका छिड़काव भी करें। इसके साथ साथ ही आप जो कैंकर की जो बीमारी है जी, उसके लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन भी 300-400 मिलीग्राम प्रति लीटर के हिसाब से मिला करके स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दवा का अगर अपन उपयोग करते हैं तो भी कैंकर की बीमारी से निजात मिल जाती है। किसान भाइयों, आजकल ये जो केमिकल दवाइयाँ हैं इनसे ज़्यादातर कई किसान परहेज भी करते हैं और
वो ये चाहते हैं कि भाई हमारे को तो बिना कोई रसायन के, बिना जहर का कोई ऐसा तरीका हो जिससे हम नींबू में जो डाईबैक और कैंकर जैसी बीमारियों को रोक सकें। तो उन किसान भाइयों को वंदना जी हम सलाह देना चाहते हैं जी। कि भाई अपने जो छाछ है, खट्टी छाछ, उसको पीतल के बर्तन में 2-4 दिन तक रखें और उसमें हरा हरा सा एक कलर डेवलप हो जाता है, हरा रंग डेवलप हो जाता है। उस छाछ को छान के फिर पानी में मिला करके उसको अगर अपन नींबू के पौधे में स्प्रे करते हैं तो कैंकर में और डाईबैक में, क्योंकि इसमें तांबे की मात्रा मिल जाती है, तो उससे भी बिना जहर से भी अपन इस तरह का देसी नुस्खा अपना करके भी नींबू की पौधों में स्प्रे करके अपन बीमारी से बच सकते हैं और अच्छा फलन नींबू के पौधे में प्राप्त कर सकते हैं। जी, जानना चाहेंगे बनवारी जी आपसे कि अभी बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से मिट्टी में पानी अधिक मात्रा में हो चुका है। अगर जब बरसात का रोकथाम हो जाएगी और पानी किस तरह से जब उसमें मिट्टी में पानी सूख जाएगा तो कितने दिनों बाद में दूसरी फसल बोई जा सकती है? हाँ वंदना जी, एक देसी कहावत है कि बीती ताई बिसार दे आगे की सुध ले। जी किसान भाइयों, जो आपके इस खरीफ की फसल में हो गया जो तो चलो कोई बात नहीं। अब एक ज़रूर मैं सलाह देना चाहता हूँ, जिन कपास के काश्तकारों को, बाजरे के काश्तकारों को, जिनमें 2-4 दिन से पानी खड़ा रह गया है, फसलें पीली पड़ी हुई हैं, तो उसमें यूरिया के घोल के साथ साथ ही में ही आप पोटेशियम नाइट्रेट का अगर 1% 2% का घोल बना करके स्प्रे करते हैं जी, तो ये पोटेशियम रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ाता है और आपकी फसल को कमज़ोर नहीं होने देगा और आपकी फसल की पैदावार में बढ़ोतरी करेगा। एक मैंने देखा है, किसान के खेतों पे जाते हैं तो उसमें कपास की फसल में पत्तियों में रेडनिंग, एक लाल लाल सा रंग भी उभर रहा है इस मौसम के कारण से, खड़े हुए पानी के कारण से। जी, बनवारी जी एक कॉलर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, देखते हैं। हेलो हेलो, राम राम जी। राम राम जी, क्या सवाल है आपका? जी मैं दौसा जिले से किसान बोल रहा हूँ जी। मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूंगा कि हमारे खेतों में जो सफेद रंग का एक फूल नुमा पौधा, सफेद रंग के सिर पे फूल आते हैं जी, वो बहुत आयत में पाया जाता है, उसके क्या तो प्रभाव है और उससे उन्मूलन का क्या उपाय है? जी वंदना जी, मैं शायद श्याम सुंदर जी की बात अगर सही समझ पाया हूँ तो ये जो सफ़ेद रंग का जो फूल वाला जो एक पौधा है जिसको पार्थेनियम कहते हैं, ये दौसा जिले में बहुत अधिक मात्रा में ये फैल रहा है, इसकी बात कर रहे हैं। ये एक बाहर से गेहूं के साथ में गेहूं का आयात हुआ था, उसके साथ में इस खरपतवार का बीज आया है और ये काफ़ी मात्रा में दौसा जिले में, पूरे राजस्थान में, पूरे भारतवर्ष में ये फैल रहा है। 35 मिलियन हेक्टेयर से भी ज़्यादा इसका एरिया हो गया है जी। और ये भविष्य में बहुत खेती बाड़ी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये न केवल एलर्जिक है बल्कि इससे एस्थमा भी हो जाता है, एक्जिमा भी हो जाता है, दाद खाज खुजली हो जाती है और मनुष्यों में ही नहीं, ये पशुओं के लिए भी हानिकारक है। इसको ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं तो पशु के भी एलर्जिक हो सकता है, दूध की मात्रा में भी कमी आ जाती है। और इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये सब मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। अगस्त का जो तीसरा सप्ताह है, 16 अगस्त से 22 अगस्त, हर साल पार्थेनियम उन्मूलन सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि इस समय बरसात हुई रहती है, ज़मीन गीली रहती है, तो इस पौधे को आसानी से उखाड़ा जा सकता है। आप दस्ताने पहन करके जहाँ भी कम से कम आपके रहने के स्थान के आसपास, आपके खेत में आने जाने के रास्ते के आसपास, आप खेत के आसपास और बच्चों के स्कूल के आसपास तो कम से कम इस खरपतवार को समूल नष्ट कर दें, उखाड़ के नष्ट कर दें, जिससे आपकी आने वाली पीढ़ी, आपका स्वास्थ्य, आपके बच्चों का स्वास्थ्य, आपके मवेशियों का स्वास्थ्य सही रहे, आपका फसल का स्वास्थ्य सही रहे। और ये एक ऐसा पौधा है जो एक बार अगर आपके खेत में आ गया तो ये दूसरी फसल पैदा ही नहीं होने देगा। तो जहाँ तक कोशिश हो इसको आप उखाड़ करके समूल नष्ट करें
अन्यथा एक जाइगोग्रामा बीटल आती है, वो भी इसको खा करके अपने आप इसको नष्ट कर देती है। और बहुत सारे केमिकल के छिड़काव भी हैं, ग्लाइफोसेट का छिड़काव करके भी इससे नियंत्रण पाया जा सकता है। अगर ये फसली खेतों में नहीं है और बाहर उसमें जिसमें फसल नहीं है वहाँ पे खड़ा है, तो इसमें पैराक्वाट का स्प्रे करके भी इससे नियंत्रित किया जा सकता है। जी, श्याम सुंदर जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब ने आपको बहुत अच्छे से इसका जवाब दिया होगा। सर, जानना चाहेंगे आपसे कि अभी जैसे बारानी फसलों की बात करें अगर हम, और तारामीरा की फसलों के बारे में बात करें, तो कौन कौन सी किस्में हैं जो बोई जा सकती हैं? हाँ, मैं यही कह रहा था कि अभी की जो फसल जो भी खराब हो गई या जो बची हुई है उसको आप अच्छे से समेटें, कटाई करें। कटाई करने के बाद में उसमें नमी की मात्रा कम हो, उसके बाद में उसकी थ्रेसिंग करें और फिर और सुखा करके उसको भंडारित करें। भंडारित करके आप मंडी में अच्छा भाव प्राप्त करें। और न केवल मंडी में भाव लेकर के आप निश्चिंत रहें। किसान भाइयों, ये समय आपको आगे आने वाली फसल की योजना बनाने का सबसे बढ़िया समय है। और इस समय खरीफ की फसल के साथ साथ ही खरीफ की फसल का तो अच्छा मूल्य लें और रबी की फसल के अच्छी किस्मों की व्यवस्था की आप दिमाग में रखें कि मुझे कौन से खेत में तारामीरा लेना है, कौन से खेत में सरसों लेनी है, कौन से खेत में चना लेना है, कौन से खेत में मैं गेहूं जो बोऊंगा, उसका बीज कहाँ से लेऊंगा, उसका उपचार कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ों की एक योजना बनाइए और ये फसल योजना बना करके अगर आप खेती करेंगे तो कोई कारण नहीं है आपकी खेतीबाड़ी में मुनाफा नहीं हो। तो सबसे पहले अभी जो आने वाली फसल है तारामीरा और सरसों, जो कि सितंबर के लास्ट वीक से ही शुरू हो जाता है, 15 सितंबर से ही शुरू हो जाती है। तो तारामीरा एक ऐसी फसल है जो बारानी क्षेत्र में भी होती है। और इसकी अगर जो किसान भाई तारामीरा बोना चाहते हैं तो उनके लिए आपको कृषि विज्ञान केंद्र से, कृषि विश्वविद्यालय से या बीज प्रमाणीकरण संस्थाओं से अच्छे बीज की व्यवस्था करनी चाहिए। क्योंकि बोए पेड़ बबूल का आम कहाते हो, आप अच्छा बीज बोएंगे आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। और अच्छे बीज की विशेषता ये होती है कि आपको अच्छी किस्म मिले। तारामीरा की जहाँ तक अपन बात करते हैं तो RTM 314 है, RTM 2002 है, RTM 1351 है, RTM 1355 है। ये बहुत अच्छी किस्में हैं और कम पानी में बहुत अच्छी पैदावार दे सकती हैं। तो किसान भाइयों, आप इन किस्मों की व्यवस्था करें और इनकी बुआई करें, जिससे तारामीरा आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। बिल्कुल। और वंदना जी, मैं इनके साथ साथ ही किसान भाइयों को सरसों के बारे में भी बताना चाहता हूँ। सरसों और तारामीरा की बिजाई लगभग एक ही समय से ही होती है। वही आने वाला 10-5 दिन में सरसों की बुआई भी करेंगे। तो सरसों की बुआई के लिए भी आपको अच्छी किस्मों की व्यवस्था करनी है। और सरसों की जो अच्छी किस्में हैं, DRMR IJ 31 है, DRMR 2017-15 है, तो ये जो राधिका है, ब्रजराज है, इनको गिरिराज किस्म कहते हैं लोकल वो किसानों को अपनी भाषा में। पूसा जय किसान है, बिल्कुल, लक्ष्मी है। मतलब ये छोटी छोटी सावधानियां और निगरानी आपकी फसल को बचा सकती है, आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकती है। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने हमारे किसान साथियों को इतनी अच्छी जानकारी से अवगत कराया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान साथियों, उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर आप कार्यक्रम में पत्र लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डुंगरी, जयपुर। और अब आपसे लेते हैं विदा और आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ में। आपको देंगे हम और नई जानकारियाँ, लेकिन अब लेते हैं आपसे इजाज़त। नमस्कार। राम राम किसान।